चलें, तो मेरा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन जो बच्चों ने किया ये था, कल जो टॉपिक हमने पढ़ाई थी उसी टॉपिक पे आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं। कल जो बच्चों अभी जो बच्चों ने ये कहा कि भाई कल जो टॉपिक आपने पढ़ाई थी कि राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करता है, उस टॉपिक को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने ये कहा आपसे कि जब आप डेटा को डिलीवर करते हैं, जैसे आपकी ऑफिस जो है, एक ऑफिस आपके दिल्ली में है और आपकी एक ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो जब आपका डेटा दिल्ली से मुंबई की ओर जाएगा तो भेजने से पहले कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप डेटा को फॉरवर्ड करेंगे तो उस डेटा के ऊपर जो है ना टीसीपी यूडीपी का हेडर लग जाएगा, जिसमें आपको सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके ऊपर एक और हेडर लग जाएगा जिसको हम आईपी हेडर बोलते हैं, जिसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी मिलेगी। और इसी के अंदर एक और हेडर मिलेगा जिसके अंदर सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो मेरे कहने का मतलब ये है ब्रदर कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग होती है। जब बोले भट्ट साहब। सर मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ जी, कि जो डेस्टिनेशन आईपी हमको जब पैकेट यहाँ से निकलेगा तो डेस्टिनेशन आईपी कहाँ से मिलेगी सर? मैं लैब करके दिखा रहा हूँ ब्रदर। मैं ये अभी टॉपिक जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये पूरी बात है, क्योंकि मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ। टाइम लग जाए कोई बात नहीं है, मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आस्ते आस्ते समझा रहा हूँ, हर बच्चों को समझ में आए। और ये लैब करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसे डेटा जो बच्चे ने क्वेश्चन किया उसका लैब करके मैं दिखा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर, ये सोर्स मैक एड्रेस और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए शॉर्टली। अच्छा ठीक है। और सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन और भी था सर, टीसीपी और यूडीपी जब पैकेट इसमें टीसीपी और यूडीपी हेडर लग जाता है पैकेट में जी, तो ये डिसाइड कैसे होता है कि ये टीसीपी इसमें टीसीपी के थ्रू जाएगा या यूडीपी के थ्रू जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बातें समझ में आ रही है ना? कोई बात नहीं। अब देखिए मैं क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि मैं भूल जाता हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मैं भूल सकता हूं। तो अगर मैं क्वेश्चन का आंसर देने के दौरान मैं भूल अगर जाऊं तो मुझसे फिर से क्वेश्चन कर लीजिएगा। बट थोड़ा सा साउंड को म्यूट कीजिए। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी बात को समझिए। तो पहले तो बच्चे ने, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर मार्क ना करें, और मैं आपको ये समझा दूं क्योंकि बच्चे ने भी क्वेश्चन किया है। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि देखिए हर एक कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस, देखिए दो तरह का जो एड्रेस होता है, एड्रेस जो है ना वो भी दो तरह का होता है। एक एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस का जो दूसरा नाम है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस का दूसरा नाम जो है लॉजिकल एड्रेस है। और इससे पहले हमने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा है। तो आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। अगर किसी बच्चे को आईपी एड्रेस समझना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आईपी एड्रेस को देख ले, सबनेटिंग के वीडियो को देख ले, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। मेरे ख्याल से ढंग से समझाने की कोशिश की है। और वॉइस को म्यूट करें ब्रदर, वॉइस को म्यूट करें। ये सुनते ही नहीं है, मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा। किसी को क्वेश्चन करना है तो बीच में क्वेश्चन कर लीजिएगा, पहले मैं समझा दूंगा। तो बच्चे ने जो क्वेश्चन किया था कि सर ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो देखो किसी भी कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस हम मैनुअली डालते हैं, ठीक है? किसी भी कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस जो है वो मैनुअली डाला जाता है, और हमेशा आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
तो आईपी एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, और और लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। और इसी कंप्यूटर के अंदर एक और तरह का जो एड्रेस होता है, आपके कंप्यूटर में एक और एड्रेस होता है, वो फिजिकली वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है। उस एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस। तो आपके कंप्यूटर में दो तरह का एड्रेस होता है। एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और एक एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। तो मैक एड्रेस का नाम है फिजिकल एड्रेस। तो आपके सिस्टम के अंदर जो एड्रेस डलते हैं वो दो तरह के एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस होता है जो हम अपने मैनुअली डिफाइन करते हैं, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, वो 32 बिट का होता है। और एक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और वो मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। तो आईपी एड्रेस जो है वो तो कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस जो होता है, जो मैक एड्रेस कहते हैं, जिसको जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। आपने जब लैपटॉप परचेज किया था ना, तो उस लैपटॉप के अंदर जो या डेस्कटॉप के अंदर जो एक लैन कार्ड लगा होता है, और उस लैन कार्ड के अंदर एक मैक एड्रेस पहले से डलाया आता है, उसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो ये दो तरह के एड्रेस होते हैं, लेकिन ये इस एड्रेस का क्या काम है, ये कहाँ पे यूज होगा, वो तो हम लैब जब हम करेंगे तो उस दौरान हम आपको समझाएंगे। मेरे ख्याल से मिस्टर जेरी, आपको बात समझ में आ गई होगी। यस सर, मुझे ये चीज समझ में आ गई, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, ये मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस जो है इसको हम खुद से नहीं कभी चेंज कर सकते? देखो, अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आप इथिकल हैकिंग थोड़ा बहुत जानते हो, तो मैं समझा दूं कि मैक एड्रेस जो है कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर मैंने तो चेंज किया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते। आप जो है आप लॉजिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उस सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने फॉर्मेट करके फिर से इंस्टॉलेशन कर दिया, तो फिर से जो ओरिजिनल जो फिजिकल एड्रेस है ना, वो आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आगे सर। जी बोले। क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन कर रहा है? शुभम शर्मा सर। जी बोले। सर, ये आईपी एड्रेस तो शायद दो होते हैं ना, प्राइवेट और पब्लिक? देखिए, मैं आपको ये कहूं कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? यस सर। तो आप एक काम करें, मेरे YouTube चैनल पे जाएं, आईपी एड्रेस का वीडियो है, वहां पढ़ ले तो बातें पूरी समझ में आ जाएगी। और मैं आपके लिए और भी बैच, एक नया बैच स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सर। तो फिलहाल जो टॉपिक हमारी चल रही है उस टॉपिक पे चलने दीजिए। वो वॉइस को प्लीज म्यूट कर ले, वॉइस को म्यूट कर ले। तो मैं ये कह रहा था ब्रदर कि जब आप डेटा को डिलीवर करेंगे, आपका डेटा जब दिल्ली से मुंबई की ओर जाएगा, जब आपका डेटा दिल्ली से मुंबई की ओर जाएगा, मेरी ऑफिस दो जगह है। एक मेरी ऑफिस जो है दिल्ली के अंदर है, और जो बच्चे अभी अभी, तो देखिए, आपको अगर ज्वाइन करना है तो 10 बजे से पहले पहले ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं शुरू से, किसी भी टॉपिक को हम शुरू से पढ़ा रहे तो ही समझ में आएगा। आप बीच में आ जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी एक ऑफिस दिल्ली में है और मेरी एक ऑफिस मुंबई में है, और अब जो डेटा है वो आपके दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा है, लेकिन भेजने से पहले कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या ऐड होती है? डेटा जो आप फॉरवर्ड करने जा रहे हैं उसके ऊपर टीसीपी और यूडीपी का हेडर लग जाएगा, जिसके अंदर सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी। उसके ऊपर आईपी हेडर लग जाएगा, उसके ऊपर जो है इथरनेट हेडर लग जाएगा। तो आईपी हेडर के अंदर आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी मिल जाएगी, आपको इथरनेट हेडर के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लग जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग इंडिविजुअल हेडर पे लगती है। अब चलिए देखते हैं, इसको डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा वेब सर्वर है, दिस इज माय वेब सर्वर, ये मेरा वेब सर्वर है, और इस वेब सर्वर की जो आईपी है देख लेते हैं। इसकी आईपी जो है 192.168.1.3 है। आप गौर से देखें, इस वेब सर्वर की जो आईपी है वो 192.168.1.3 है।
तो अब कंडीशन ब्रदर यहाँ पे ये है कि अगर इस वेब सर्वर को जो मुंबई में रन कर रहा है, अगर हम दिल्ली में एक्सेस करना चाहें, मेरा एक वेब सर्वर है जो जो मुंबई में है और मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूं दिल्ली के अंदर, तो उस दौरान किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ऐड होगी वो हम देखते हैं। फिलहाल आपको शो करते हैं, बट हम लॉजिकल कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से आपने जो क्वेश्चन किया था उसकी हम उस क्वेश्चन का आंसर देने चाह रहे हैं। तो देखिए ये हमारा वेब सर्वर है जो मुंबई में रन कर रहा है, हम इसे दिल्ली में एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इस दिल्ली वाले कंप्यूटर को एक्सेस करूंगा, तो वेब ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ जाके मैं लिखूंगा http:/, और जो मेरे वेबसाइट जिस आईपी पे रन कर रही है वो 1.3 है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आपका ये सिस्टम जो है ना कुछ पैकेट जनरेट करता है। अभी आप इतना लेट को डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? एक टाइम होना चाहिए, इस टाइम के दौरान आप ज्वाइन हो जाएं। तो देखिए मैंने कहा कि जैसे ही हम इस कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहा मुंबई के वेब सर्वर को, तो हमारे इस कंप्यूटर ने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की है। अच्छे, आपने गौर से देखा होगा कि मैंने इस कंप्यूटर पे क्या लिखा। मैंने इस कंप्यूटर पे लिखा HTTP और मेरे वेब सर्वर की IP एड्रेस। तो आपको तो पता है कि HTTP जो प्रोटोकॉल है या HTTPS जो प्रोटोकॉल है वो दोनों जो है एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, मतलब वो लेयर 7 पे काम करते हैं। अब कंडीशन ये है कि लेयर 7 की इंफॉर्मेशन को वो कौन कैरी करे, कौन सा प्रोटोकॉल कैरी करे। चलिए खोल के देखते हैं डेटा को। तो आप देखें यहाँ पे ये आपका डेटा है, मेरे ख्याल से सभी को नजर आ रहा होगा। ये आपका डेटा है और इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये IP हेडर ऐड हो गया। ये देखिए कौन सा हेडर ऐड हुआ है, TCP का हेडर ऐड हुआ है। TCP का हेडर ऐड हुआ है। TCP का हेडर ऐड हुआ है और इस हेडर के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन है, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो TCP का जो हेडर है, आपका जो TCP प्रोटोकॉल है ना ब्रदर, वो लेयर 4 पे काम करता है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन को वो कैरी कर रहा है, ये लेयर 7 की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। हाँ सनी, आपको बात समझ में आ गया? सनी? यस सर, यस सर। सनी, आपने क्वेश्चन ये किया था कि TCP के बारे में पूछा था। आपने पूछा था कि जब हम डेटा को फॉरवर्ड करते हैं तो किस किस इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा था आपसे कि जब भी आप डेटा फॉरवर्ड करते हैं, जैसे ही आपने सिस्टम पे जाके लिखा अपने HTTP और हमारे वेब सर्वर का नाम, तो क्या हुआ कि आपका जो डेटा था ना उस डेटा के ऊपर TCP का हेडर लगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये TCP का हेडर क्यों लगा, UDP का क्यों नहीं लगा? तो मैं आपसे ये कहूंगा ब्रदर, क्योंकि आपने लिखा क्या है, आपने लिखा है HTTP और HTTP TCP के अंदर आता है। बात समझ गए? अगर कोई सर्विसेज जो UDP के अंदर अगर उससे रिलेटेड अगर हम क्यूरी करते हैं तो वहां पे UDP का पैकेट लगता है। और आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। आवाज को म्यूट कर ले ब्रदर, आवाज को म्यूट कर ले। नदीम? यस, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब डेटा को फॉरवर्ड करेंगे तो आपने सिस्टम पे जाके लिखा HTTP और आपके वेब सर्वर का नाम, तो जैसे ही आपने HTTP लिखा तो वैसे ही TCP का हेडर लग गया। अगर आप DHCP से रिलेटेड कोई क्यूरी करते तो फिर TCP नहीं UDP का हेडर लगता।
और आप देख रहे हैं कि आपका जो टीसीपी है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, वो पोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपके सिस्टम ने एक पोर्ट जनरेट किया है और वो 102। अच्छा, इससे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने ये डिस्कशन ये किया था, और अगर नहीं किया तो हम अभी डिस्कशन कर ले रहे हैं कि टोटल पोर्ट जो होते हैं, अगर कोई पूछता है कि कितने पोर्ट होते हैं तो आप कहेंगे कि टोटल जो पोर्ट होते हैं वो 65,535 पोर्ट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो पोर्ट होता है वो 65,535 पोर्ट होता है, और 65,535 पोर्ट के अंदर 1,023 पोर्ट वो ऑलरेडी यूज है। जैसे HTTP पोर्ट 80 पे काम करता है, HTTPS 443 पे काम करता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पोर्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, लेकिन उन रिजर्व को छोड़ करके आपके सिस्टम ने क्या किया है? आपके सिस्टम ने एक अलग से पोर्ट ऐड किया है। वो कौन सा पोर्ट है? 1025। ये वो पोर्ट है जो आपके सिस्टम ने जनरेट किया है, लेकिन क्योंकि आपने HTTP लिखा था तो डेस्टिनेशन पोर्ट जो होगा वो 80 होगा। चलिए आप ऊपर देखते हैं। जी बोले सर ये टीसीपी करेगा? ये टीसीपी करेगा, एग्जैक्टली। जी 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 सर ये रैंडम पोर्ट जनरेट करेगा, ये जो सोर्स पोर्ट होगा मेरा? सोर्स पोर्ट जो होगा वो कोई भी पोर्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपने HTTP लिखा है तो HTTP का पोर्ट जो डेस्टिनेशन वो 80 ही होगा। सर सोर्स पोर्ट रैंडम जनरेट कर लेगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, मतलब 1000? सही सही, कोई भी हो सकता है। ओके ओके। सर 1023 के ऊपर होगा ना ये? 1000, यही तो, इसीलिए तो यहाँ पे 1025 यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ऑलरेडी जो पोर्ट यूज है 1023 पोर्ट तो यूज है ना, उसके बाद जो कोई भी पोर्ट होगा वो लेगा। सर अभी हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इसमें टीसीपी हो रही होगी या यूज यूडीपी? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके टीसीपी के हेडर के ऊपर, आपके टीसीपी हेडर के ऊपर देखिए ये आईपी हेडर ऐड हो गया है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। और आईपी हेडर में किस तरह की इंफॉर्मेशन है? सोर्स कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो डेटा को फॉरवर्ड करने वाला है, और वो कंप्यूटर जिसके पास वो इंफॉर्मेशन पास होने वाली है। तो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर डेस्टिनेशन कैसे ऐड होगा? अरे भाई, आप जब किसी सोर्स कंप्यूटर से किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को पिंग करो, जब तक आप बताओगे नहीं तो डेटा जाएगा कैसे? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। जैसे हम किसी कंप्यूटर को पिंग करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, तो हम तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर की आईपी तो लिखते हैं। तो आपके आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, और जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन आईपी है। लेकिन ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करेगा आपका आईपी हेडर। तो आपने देखा सर मेरे हिसाब से तो डेस्टिनेशन आईपी तो, क्योंकि अभी तो आपको मालूम है, अगर मालूम नहीं होता, अगर मालूम जैसे हम गूगल लिखते हैं तो वो तो डीएनएस देगा शायद। ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप अगर गूगल को भी क्यूरी कर रहे हैं, अगर आप गूगल को भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो सोर्स तो आप हो गए ना। सोर्स तो हम है और डेस्टिनेशन पोर्ट पे जो अच्छा, आप गूगल को कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप गूगल को रिक्वेस्ट करें HTTP के लिए या HTTPS के लिए। अगर आप HTTP के लिए करेंगे तो पोर्ट 80 जनरेट हो जाएगा, और आईपी हेडर के अंदर जो गूगल का आईपी होगा वो वहां ऐड होगा आईपी हेडर के अंदर। आप समझ रहे हो ना? सर वो यूआरएल से मिलेगा डेस्टिनेशन आईपी? एग्जैक्टली, वो पहले क्या करेगा, आपको मैं पूरी बातें, क्योंकि आपने बीच में क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर देने वाला हूं। लेकिन मैं आपको जो कल मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था ना, वो पूरा प्रोसेस मैं लैब करके दिखाऊंगा कि पहले डीएनएस काम करेगा, वो डीएनएस की क्यूरी भी भेजूंगा, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो अभी बात समझ में आई आपको? एक कल जो टॉपिक आपने पढ़ी थी उसी टॉपिक का जो क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। तो आपने देखा जब भी कोई डेटा को फॉरवर्ड करते हैं तो डेटा को फॉरवर्ड करने के दौरान टीसीपी का हेडर या यूडीपी का हेडर ऐड हो रहा मेरे डेटा के ऊपर, और ये देखिए आईपी हेडर ऐड हो रहा जिसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी है, और ये देखिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी है। अंडरस्टैंड ब्रदर? बात समझ आ रही सभी को?
अजीत सिंह बोले, अजीत बोले, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। जी बोले, कौन बोल सर रहे हैं? वो विनीश बोल रहे हैं। जी बोले। सर वो डाटा पैक में कैसे वो डेस्टिनेशन मैक मिला? ठीक है, हाँ वो दिल्ली ना सर्वर है ना, उसको ठीक, कैसे वो डेस्टिनेशन बिल्कुल मैक बिल्कुल मिला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए, अभी आप जो क्वेश्चन करें वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं मैं हर एक चीज को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा तो पूरी बातें समझ में आएगी। लेकिन ओके अभी अभी बच्चे ने जो क्वेश्चन किया था उसका मैंने आंसर दे दिया है। ओके ओके उस बच्चों ने अभी क्वेश्चन किया था कि सर कैसे डेटा को डिलीवर किया जाएगा और क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होगी, वो मैंने शो कर दिया है कि जब ओके भी आप डेटा को फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तो किस किस तरह का हेडर ऐड होता है वो मैंने शो कर दिया है। अब ये हेडर में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किसकी है वो हम लोग एक्सप्लेन आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। पूरे हम दोस्त पूरा पैकेट लेवल पे बात करेंगे, टेंशन ना लें, पूरे पैकेट लेवल पे बात करेंगे। ओके सर। जी, तो तो मेरे ख्याल एक मोर डाउट है कि वो दिल्ली है ना, वो उसको में लैंड लैंड नेटवर्क है ना, जी और मुंबई में लैंड नेटवर्क है। जी तो कैसे वो दिल्ली से मुंबई तक वो डाटा कैसे पास पास करा? आप जितना भी क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन को लिख के रखो। आप ओके जितना भी क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन को आपको लिख के रखो। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है 1 2 3 क्लास जो अभी होगा मैं उसके अंदर सारा दे दूंगा। अगर मैं छूट जाऊं तो आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ओके। आपको आपको समझ गया मैं क्या? देखिए, मैं अभी फिलहाल जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बार सभी का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। हम हर ओके एक चीज का, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैं ओके आप सर। लोग जितने भी हो सब क्वेश्चन को लिख के रखो। मैं एक एक ओके करके समझाने की कोशिश करूंगा। अगर छूट जाए, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर ओके आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप उस दौरान क्वेश्चन कर सकते हो। ओके सर। ठीक ओके है, सर। लेकिन मेरा मेरा हिंदी नॉट फ्लुएंट, इसलिए मैं कोई आपको बात नहीं, कोई बात समझाएगा। नहीं। आपकी हिंदी मुझे समझ में आ रही है, टेंशन ना लें। ओके 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 जी, ओके, और थैंक यू मेरी सर। हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है। आपको हिंदी बहुत अच्छी है पर सर। चलो ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। ओके सर। तो मैंने अभी फिलहाल जो आपको ये बताया है कि जब आप डेटा दिल्ली से मुंबई को फॉरवर्ड करोगे तो किस किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, और जो मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश में दिखाया था किस किस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, फिलहाल मैंने इतना ही बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब हम आगे तोड़ तोड़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। देखिए, अभी फिलहाल आपको दिखा ही है कि मैंने किस कंप्यूटर में कौन सी आईपी डाली है। इस वाले कंप्यूटर में जो मैंने आईपी एड्रेस डाला है वो 192.168.0.1 है, और इस कंप्यूटर में जो मैंने आईपी डाला है 192.168.0.2 है, और इस कंप्यूटर में मैंने जो आईपी डाला है 192.168.0.3 है। हर एक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी है जो मैंने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है। देखिए, इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं और चीज़ों को समझाना चाहूँगा, और प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझने की कोशिश कीजिएगा। जल्दीबाजी में समझना बेवकूफ़ी होता है। हम हर एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते समझने की कोशिश करें। देखिए,
हर एक स्विच के पास एक टेबल होता है, हर एक स्विच के पास एक टेबल होता है और उस टेबल का नाम है मैक टेबल। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इस स्विच के मैक टेबल में किसी तरह की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। फिलहाल जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें यह है कि अच्छा, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर स्विच में किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो देखिए, स्विच के पास जो मैक टेबल है, उस मैक टेबल के अंदर उस स्विच से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं, उन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि हर एक स्विच के पास एक टेबल होता है जिसको बोलते हैं मैक टेबल। और अगर आप ये पूछेंगे कि स्विच के मैक टेबल में किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं ये बताऊंगा कि इस स्विच से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि स्विच के पास क्या होता है, मैक टेबल होता है, और मैक टेबल में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है जी। दूसरी कंडीशन ब्रदर ये है कि जिस तरह से स्विच के पास मैक टेबल होता है, उसी तरह से आपके कंप्यूटर के पास भी एक टेबल होता है, और उस टेबल को क्या कहते हैं, उस टेबल को कहते हैं एआरपी टेबल। और हम कैसे चेक करेंगे कि इस कंप्यूटर के आर टेबल में किसी तरह की एंट्री है या नहीं है, तो यहाँ पे कमांड हम यूज करते हैं ARP-A। तो फिलहाल यहाँ पे ARP टेबल के अंदर जो मैसेज आपको दिख रहा है वो है नो ARP एंट्री फाउंड। अब आप मुझसे ये कहेंगे सर कंप्यूटर स्विच के अंदर तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि स्विच के पास मैक टेबल होता है और मैक टेबल के अंदर मैक एड्रेस होते हैं, हमारे जितने भी स्विच से कनेक्टेड कंप्यूटर उनके मैक एड्रेस मिलेंगे आपको, बट इस कंप्यूटर के अंदर जो आर टेबल उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कंप्यूटर जो है किस किस कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर सकता है। ये आपका कंप्यूटर लैन में जितने भी कंप्यूटर हैं, ये वाला भी कंप्यूटर है, ये वाला भी कंप्यूटर है, तो इन दोनों कंप्यूटर के आईपी और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन, बात को समझिएगा, इन दोनों कंप्यूटर के मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको इस आर टेबल में मिलती है, जो फिलहाल नहीं है। अब कंडीशन ये है कि मैंने मान लीजिए मैंने राजू को कहा, बात को समझिएगा, मैंने राजू को कहा कि ये जो पेन है ये राजा को दे दो। तो राजू को मैंने राजा का नाम बताया, लेकिन राजू को मैंने राजा का पता नहीं बताया, तो राजू कैसे डेटा को डिलीवर करेगा? हा? इसी तरह से अगर ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर अगर सेकंड कंप्यूटर को अगर डेटा डिलीवर करना चाहता है, तो सेकंड कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है उसकी एंट्री यहां होनी चाहिए। जो नहीं है, तो जब नहीं है तो डेटा डिलीवर नहीं करेगा। बात को समझिए। अगर आपका एक कंप्यूटर किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, अगर उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन उस सोर्स कंप्यूटर के पास अगर नहीं है, तो वो डेटा को डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब कंडीशन ब्रदर यहाँ पे ये है कि अगर डेटा को डिलीवर नहीं करेगा तो करेगा कैसे? तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर किसी सोर्स कंप्यूटर को अगर किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डेटा डिलीवर करना है और उस अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता है, तो वो सोर्स कंप्यूटर स्पेशल टाइप कैसे? अब मेरी बात पहले कंप्लीट तो करने दो। आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन पहले जो टॉपिक में समझा रहा हूं उसको समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करो। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई सोर्स कंप्यूटर किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डेटा डिलीवर करना चाहता है और अगर उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके सोर्स कंप्यूटर के पास नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सोर्स कंप्यूटर एक स्पेशल टाइप का पैकेट जनरेट करता है जिसको कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? आर्प, ARP रिक्वेस्ट। तो फिलहाल देखिए, अभी हमने बताया कि स्विच के पास कोई एंट्री नहीं है और कंप्यूटर के आर्प टेबल में भी कोई एंट्री नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है, एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये वाला सोर्स कंप्यूटर,
हाँ। इस वाला डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब नहीं है तो आपका वो सोर्स कंप्यूटर क्या करने वाला है, ARP रिक्वेस्ट भेजने वाला है। अब कंडीशन ये है कि इस सिस्टम ने ARP रिक्वेस्ट क्यों जनरेट किया है। एक सिस्टम ARP रिक्वेस्ट ऐसे सिचुएशन में जनरेट करता है जब उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ना मालूम हो। तो अब फिलहाल होने क्या वाला है कि ARP रिक्वेस्ट के द्वारा ARP रिक्वेस्ट के द्वारा वो सोर्स कंप्यूटर ढूंढने निकला है कि 192.168.0.2 कंप्यूटर जो है उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन क्या है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, अब आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक सिस्टम ARP रिक्वेस्ट क्यों जनरेट करता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ये क्वेश्चन ये करने वाला हूं, क्या आपके इस सोर्स कंप्यूटर को यह पता है कि 192.168.0.2 स्विच के किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है? या वो यहां भी कनेक्ट हो सकता है, वो यहां भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तो पता नहीं है ना। तो जब नहीं पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ARP रिक्वेस्ट जब स्विच के पास आएगी तो वो हर एक इंटरफेस पर जा जाके ढूंढेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वन टू मेनी करेगा। वन टू मेनी का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं पैकेट को खोल रहा हूं समझाने के लिए। ये पैकेट को खोला और ये देखिए आपके सामने क्या लिख के आ रहा है, ARP। तो ARP के अंदर देखिए सोर्स मैक एड्रेस वो कंप्यूटर जो ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया है। सोर्स IP एड्रेस वो कंप्यूटर जिसने ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया है। लेकिन जो टारगेट मैक एड्रेस है वो 00 है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है। ओके। और टारगेट जो IP एड्रेस है जिस IP का मैक एड्रेस ढूंढने निकले हैं वो टारगेट IP के अंदर है, मतलब डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 192.168.0.2। अब देखिए क्योंकि ARP पैकेट को ब्रॉडकास्ट करवाना है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या है, FFFF। ब्रदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टम खुद ब खुद करता है ऐसा, लेकिन हमें हर एक चीज का हमें कैसे मेरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन होता है वो पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा कि ये जो FFF ये क्या करेगा ब्रदर, ये जो है ना ये लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये जो है ना ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FF डाला गया है। ये सिस्टम खुद ब खुद करता है। मेरे ख्याल से यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हाँ हेलो सर। जी बोले सर इसको लेयर 2 ब्रॉडकास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए OSI मॉडल के अंदर जो मैक एड्रेस कहाँ पे, किसी डेटा के ऊपर मैक एड्रेस कहाँ ऐड होता है, डेटा लिंक लेयर पे ना, सेकंड लेयर पे। इसीलिए उसको ऐसा करें लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? ओके समझ गया जी। तो अब कंडीशन ये है कि जैसे ही ये डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा, गौर से देखिएगा, जैसे ही ये डेटा फॉरवर्ड, यूं डेटा गया स्विच के पास, देखिए बात को समझिए, डेटा स्विच तक पहुंच चुका है। तो जैसे ही ARP रिक्वेस्ट कंप्यूटर से निकल के स्विच की तरफ आती है और स्विच ने जैसे ही उस फ्रेम को रिसीव किया, बात को समझिएगा, जैसे ही उस स्विच ने फ्रेम को रिसीव किया तो स्विच क्या करेगा, उस फ्रेम को खोलेगा। ओके। स्विच क्या करेगा, फ्रेम को खोलेगा और चेक करेगा कि मेरे तरफ कौन आ रहा है। तो कौन आ रहा है भाई, ये कंप्यूटर आ रहा है। और इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ARP रिक्वेस्ट में गई है। आपके स्विच ने क्या किया, अभी तो मैक एड्रेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ये पैकेट आपका जो ARP रिक्वेस्ट गया स्विच की तरफ, तो स्विच ने उस फ्रेम को खोला और उसमें से सोर्स कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री अपने मैक टेबल में कर ली। और ये देखिए एंट्री हो चुकी है। और ये जो मैक एड्रेस है ये स्विच के किस इंटरफेस से लर्न किया गया है, देखिए ये वाले इंटरफेस से लर्न किया गया है। आप गौर से देखिए, ये जो आपका कंप्यूटर है इसके मैक एड्रेस कौन सा है, ये F0/1 है। तो आपके स्विच ने ये वाला जो मैक एड्रेस को लर्न किया है वो पोर्ट नंबर F0/1 से किया है। अब आप देखिए क्योंकि डेस्टिनेशन के अंदर FFF डला हुआ था ना,
डेस्टिनेशन के अंदर FFF डला हुआ था, मतलब ब्रॉडकास्ट करना था। अब गौर से देखिए, ये देखिए ब्रॉडकास्ट हो गया, दोनों कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन गई, ब्रॉडकास्ट हो गया। ओके अब कंडीशन ब्रदर यहाँ पे ये है कि आपके कंप्यूटर की तरफ से ARP रिक्वेस्ट गया, तो अब आपका ये सिस्टम B जो है वो क्या बनाएगा, ये ARP रिप्लाई बनाएगा। ओके तो जो ARP रिप्लाई होगा, उस ARP रिप्लाई के अंदर अब जो सोर्स IP है वो रिवर्स हो गया है। तो सोर्स IP हो गया 192.168.0.2 और सोर्स मैक एड्रेस हो गया 192, सॉरी सोर्स मैक एड्रेस जो हो गया वो सिस्टम B का हो चुका है। लेकिन जो डेस्टिनेशन जो IP है जिसको ARP रिक्वेस्ट भेजनी है, ARP रिप्लाई भेजना है, उस कंप्यूटर की IP ये है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका ये है इस वाले कंप्यूटर का। तो जैसे ही ये डेटा को डिलीवर किया जाएगा स्विच की तरफ, तो जैसे ही स्विच उस फ्रेम को रिसीव करेगा तो स्विच उस फ्रेम को खोलेगा और खोलने के बाद ये पता करेगा कि मेरे तरफ कौन सा मैक एड्रेस आ रहा है और क्या करेगा कि फिर से वो क्या करेगा, अभी फिलहाल स्विच के पास तो एक मैक एड्रेस है, लेकिन जैसे ही वो ARP रिप्लाई आएगा तो सिस्टम B के मैक एड्रेस की भी एंट्री अब कर लेगा। अब आपके स्विच के मैक टेबल में दो तरह के मैक एड्रेस है, देखिए गौर से। और ये जो सेकंड मैक एड्रेस है वो किस इंटरफेस से लर्न किया गया है, ये लर्न किया गया है F0/2 से। लेकिन ब्रदर अभी तक आपके कंप्यूटर के अंदर ARP टेबल जो है मेंटेन नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये वाला जो फ्रेम है स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, ये देखिए ये गया और स्विच के पास मेंटेन हो चुका है। देखिए आप गौर से, ओके मजा आया कि नहीं आया? या मसा तो मैं सर आपको बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के मुझे। नहीं ऐसे बहुत सारे इवेंट आएंगे, क्योंकि हर चीज का स्टेप होता है ना। हम एक बार में कोई चीज नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक चीज का वक्त होता है। मैं हर एक चीज को, क्योंकि मैं पढ़ाता आया हूँ ना, कि मुझे पता है कहाँ पे क्या पढ़ानी है। तो आप क्वेश्चन करते, सारे क्वेश्चन को रखो, मैं आस्ते आस्ते हर एक का आंसर देते रहूंगा, लास्ट में जितना क्वेश्चन करना आप करोगे। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की ब्रदर कि जब भी एक कंप्यूटर स्टार्टिंग में, जब भी एक कंप्यूटर किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर से वो कम्युनिकेशन करेगा, अगर उस कंप्यूटर के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर की अगर एंट्री नहीं होती है तो वो एक स्पेशल टाइप का पैकेट जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं ARP रिक्वेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ARP रिक्वेस्ट किस सिचुएशन में जनरेट की जाती है, तो आप कहेंगे कि अगर किसी सोर्स कंप्यूटर को डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस ना पता हो तो ऐसे सिचुएशन में वो ARP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। और किस तरह से स्विच ने मैक टेबल को क्रिएट किया और किस तरह से एक सिस्टम ने ARP टेबल मेंटेन किया, वो सारी चीज मैंने एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरा है मेरा ये क्वेश्चन ये है आप सबों से, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाए कि एक स्विच जो है, एक स्विच अपने मैक टेबल को सोर्स बेस क्रिएट करता है या डेस्टिनेशन बेस क्रिएट करता है, कौन जवाब देगा? सर मैं दूं? बोलिए सर। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये मेरा है, जी बोले। सोर्स, हाँ एग्जैक्टली, सोर्स। मैंने ये कहा आपसे, मैंने क्वेश्चन ये किया था कि एक स्विच का जो मैक टेबल क्रिएट होता है वो सोर्स बेस्ड होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। तो आंसर आप लोगों ने जवाब दे दिया कि सोर्स बेस्ड होता है, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर के पास ARP रिक्वेस्ट आएगा तो वो स्विच जो है उसमें से सोर्स को चेक करता है और सोर्स के बेसिस पे अपने मैक टेबल को क्रिएट करता है। सर अब सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बोले। अब अगर मैं दोबारा से फिर उसी पीसी को पिंग लगाता हूँ, एक रुक जाइए जी। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने ये देखा कि फर्स्ट टाइम अगर किसी सोर्स कंप्यूटर को किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अगर ना पता हो जी, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है। यस सर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि स्विच जो है फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, बट आफ्टर मेंटेनिंग मैक टेबल एंड ARP टेबल, जब स्विच के पास मैक टेबल मेंटेन हो चुका है और कंप्यूटर के पास ARP टेबल मेंटेन हो चुका है, अब अगर दोबारा अगर कंप्यूटर A अगर B को डेटा भेजेगा जी, तो इस बार जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। इस बार जो कम्युनिकेशन होगा वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा, मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। बात समझ गए? यस सर।
और अभी सर अगर क्वेश्चन बी के अलावा अगर सी को भेजता है तो फिर वो ब्रॉडकास्ट करेगा। बिलाल आप सर क्वेश्चन करो ना, ऐसे क्वेश्चन चैट मत करो, बोलो आप बोलो अभी। मतलब सर ये पूछ रहे हैं कि नहीं, बिलाल से मैं पूछ रहा हूँ। ओके बिलाल कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आवाज, चलिए ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन कर बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि अगर अब जैसे जो मेरा तीसरा वाला पीसी है अगर तीसरे वाले, अगर थर्ड कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है और अगर कंप्यूटर ए के पास, हमारे फर्स्ट कंप्यूटर के पास हमारे थर्ड कंप्यूटर के मैक एड्रेस की अगर एंट्री नहीं होती है तो दोबारा से वो सेम प्रोसेस दोहराएगा जो पहले प्रोसेस दोहराया गया है। ओके ठीक है दोस्त। ठीक है सर यस सर। जी बोले। सर ये बताइए सर, एक स्विच में सर जैसे 24 पोर्ट का स्विच है तो इसमें 24 मैक एड्रेस होंगे, बिल्कुल होंगे, 25 मैक एड्रेस होंगे सर। एक वीलैन का भी तो होगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 25 मैक एड्रेस होंगे एक वीलैन का और 24 उसके। जी 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 ठीक ठीक। सर मेरा सर भी ये क्वेश्चन था। सर जी ये क्वेश्चन बोले। है, ये जो आर्प टेबल होती है सिस्टम में कहाँ स्टोर होती है? आप अपने कंप्यूटर में ये कमांड चलाओ ना, ARP-A बता देगा ये। हाँ आप अपने नहीं, कंप्यूटर में ये सिस्टम में वैसे नॉर्मली सिस्टम में किधर स्टोर भी तो रहते रहती हो? होगी एनवी रैम में और रैम में रहते हैं, किधर रहते हैं वो आर्प टेबल? सिस्टम में। सिस्टम की बात हो रही है ना, हर एक हाँ, सिस्टम की सिस्टम। आर्प टेबल होती है। सर मेरा क्वेश्चन ये इधर था। कौन सा मेमोरी सर, रैम एनवी रैम ऐसा मेमोरी रहता ना अरे सिस्टम पे? उतना मेमोरी सर हाँ बोले। सर ये बोल रहे थे कि आप जैसे विंडो आर दबाते हैं ना, वो उनका क्वेश्चन शायद ये है कि विंडो आर दबाएं, CMD में जाएं, तब जाके आर्प -A लिखें, तब जाके आपको शो होगा आई थिंक। हाँ वो बात सही है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ही लिखेंगे। हाँ वो शायद यही पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर होती है। हाँ कमांड प्रॉम्प्ट में जाए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाए। अगर ये बात अगर क्वेश्चन करें तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं, यहाँ पे CMD लिखे, एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, यहाँ पे जाके लिखे आप। सर मेरा CMD ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा? सिस्टम में कहाँ पे स्टोर होगी? कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना। ब्रदर इसका टेंशन नहीं लो, इतने ज्यादा जरूरी ये चीजें नहीं है। नहीं एक्चुअल में ये ग्रुप का क्वेश्चन था एक कि सिस्टम में कहाँ पे स्टोर होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। रैम होती है, रैम में हाँ, वो बता रहे हैं। रैम में होता है जी देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो रैम ही में लोड होता है ना। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो रैम में ही लोड होता है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको रैम में मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर एक क्वेश्चन था। जी बोले। सर खैर जो मेरा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि टेबल जो है ARP अपना टेबल बनाती है जी, तो टेबल की इंफॉर्मेशन सिस्टम में कब तक रहेगी? अगर रैम में है तो वो तो जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक रहेगी। सर अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। और दूसरा ये क्वेश्चन है, अब जैसा हमारा स्विच है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है जी। नहीं अभी रुक जाइए ना प्लीज, रुक जाइए। अब देखिए जी, एक बार रुक जाओ दोस्त, सब लोग क्वेश्चन करो तो मैं पागल हो जाऊंगा ना। नदीम अभी आपसे अभी पूछता हूं मैं। हाँ बोले नदीम बोले आप। नदीम बोलो। सर मैं हेमबर्ट बोल रहा था। नहीं नदीम क्वेश्चन करे थे ना। हेलो जी बोले। सर ICMP पैकेट होता है और एक आर्प टेबल, दोनों में सर क्या डिफरेंस है इसमें? ICMP जनरेट होता है। यार तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं मिल रही है, थोड़ा सा क्लियर करके बात करो। बोलो हेलो नदीम बोले। सर ICMP, हेलो जी बोले सुन रहा हूँ। सर ICMP एक मैसेज जनरेट होता है और आर्प टेबल, दोनों में सर क्या डिफरेंस होता है? एक बार प्लीज मेहरबानी करके फिर से बोलोगे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ARP तो समझ में आया, क्या बोल रहे हो आप? एक बार फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। ICMP करके होता है ना, ICMP। हाँ ICMP, अभी थोड़ा रुक जाओ ना, मैं समझाऊंगा, उसको भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ICMP भी समझाऊंगा मैं, हर चीज एक बार में नहीं समझाऊंगा ना, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है प्लीज। ICMP एंड आर्प दोनों का मैं डिफरेंस जानना चाह रहा था।
अरे ब्रदर मैं समझा दूंगा आपको, लैब करके समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर, ऑल राइट सर, ऑल राइट। और मैं अभी सभी को म्यूट करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। सर एक क्वेश्चन था मेरा। यार कितना क्वेश्चन करो, बोलो बोलो। जो स्विच होता है हमारा, ये L2 में काम करता है, तो कुछ स्विच ऐसे आते हैं कि उनको L3 स्विच भी बोलते हैं, तो ये डिफरेंस मुझे। ब्रदर आपके सिलेबस में है, मैं समझाऊंगा, मुझे पता है कि क्या क्या पढ़ाना है। एक बार में कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, सब बताओ ना आप। तो मैं आप सारे क्वेश्चन को लिख के रखो, मैं ऐसा नहीं, मैं एक भी आपका क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा। आप बात को समझो, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन एक एक करके। पहले एक टॉपिक क्लियर करूंगा, फिर मुझे आप जितना दूसरे जो टीचर पढ़ाते हैं उससे मैं 10 गुना पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले आप। तो मैं ये कह रहा था कि अब मान लीजिए कि ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा, तो मैं ये कह रहा था, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इससे पहले जो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर एक सोर्स कंप्यूटर किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा और कम्युनिकेशन अगर करना चाहता है उस सोर्स कंप्यूटर को डेस्टिनेशन कंप्यूटर का अगर मैक एड्रेस ना पता हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और वो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया। अब आपने देखा कि स्विच के पास जो है मैक टेबल मेंटेन हो चुका है और हमारे कंप्यूटर के पास आर्प टेबल मेंटेन हो चुका है। ऐसे कंडीशन में सब कुछ मेंटेन हो जाने के बाद अब अगर सोर्स कंप्यूटर अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, तो इस बार जो कम्युनिकेशन होगा वो यूनिकास्ट होगा। लेकिन ब्रदर वो किस किस तरह की इंफॉर्मेशन वो ऐड करेगा वो भी हमें देखेंगे। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपका डेटा है, इसमें ICMP रिक्वेस्ट भी लग गई है, उसको हम समझाएंगे ICMP के बारे में और डिटेल। तो देखिए IP हेडर ऐड हो चुका है। तो सोर्स कंप्यूटर की IP ये है जो आपका ये वाला कंप्यूटर है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो आपका ये वाला कंप्यूटर है। लेकिन यहाँ पे अगर सोर्स मैक एड्रेस की बात करेंगे तो सोर्स मैक एड्रेस जो है इस कंप्यूटर का है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर क्योंकि आपके इस सोर्स कंप्यूटर को ये पता है कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की एंट्री क्या है, ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। तो जब आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर की जो IP है उसका मैक एड्रेस को ऑलरेडी एंट्री हुई भी है, तो वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी ऐड कर देता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार जब वो डेटा जो डिलीवर करेगा, जब डेटा को फॉरवर्ड करेगा स्विच की तरफ, तो स्विच इस बार क्या करेगा? क्योंकि जब आपके कंप्यूटर से ये वाला पैकेट निकल के स्विच की तरफ जाएगा, तो इस बार स्विच जो है इथरनेट हेडर को, या यूं कहें कि लेयर 2 हेडर को खोलेगा, और लेयर 2 हेडर में वो क्या चेक करेगा? लेयर 2 हेडर में वो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो आपको दिख रहा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो B591 है। तो जैसे ही वो स्विच की तरफ जाएगा ब्रदर, स्विच अपने मैक टेबल में चेक करेगा कि ये मैक एड्रेस जो आपका है वो स्विच के किस इंटरफेस पे अटैच है। तो ये जो है वो आपके इस वाले इंटरफेस पे अटैच है, तो डायरेक्टली डेटा यूं उठा के भेज देगा। तो ये जो इस बार जो कम्युनिकेशन होने वाला है आफ्टर मेंटेनिंग मैक टेबल एंड आर्प टेबल, इस बार जो डेटा डिलीवर होगा, जावेद आप डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहे हो बार बार? इस बार जो कम्युनिकेशन होगा वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। तो देखिए मैं डेटा को फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये डेटा को फॉरवर्ड किया स्विच की तरफ। तो स्विच ने क्या किया? स्विच ने लेयर 2 हेडर को खोला, और लेयर 2 हेडर को खोल करके उसके अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को चेक किया, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे उसने डेटा को डिलीवर कर दिया। ये देखिए ये जो कम्युनिकेशन हुआ है ये यूनिकास्ट हुआ, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी कंडीशन मैं ये समझाने चाह रहा था कि अच्छा मैं सभी से क्वेश्चन कर रहा हूं, जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी स्विच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो डेटा डिलीवर किया जा रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, क्या वो IP एड्रेस के ऊपर डेटा को डिलीवर किया जा रहा है या मैक एड्रेस के ऊपर? यस ब्रदर, मैक एड्रेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी स्विच है, ये स्विच जो है डेटा को डिलीवर कर रही है मैक एड्रेस के ऊपर। इसलिए ब्रदर इस स्विच को हम कहेंगे लेयर 2 स्विच।
ये जो स्विच आपकी है ना, ऐसी स्विच जो डेटा को डिलीवर करे मैक एड्रेस के ऊपर, उसको हम लेयर 2 स्विच कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ऐसी स्विच जो डेटा को डिलीवर करे मैक एड्रेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं लेयर 2 स्विच। और ये जो कम्युनिकेशन हुआ, ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लेयर 2 कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से बात समझ में। हाँ हेलो सर। हेलो सर। जी बोले। अरे सर, लेयर 3 में वीलन और आईपी कम्युनिकेशन होता होगा मेरे ख्याल से, लेयर 3 स्विच में। तुम तो बंदा, तुम सीसीएनपी कर चुके हो, तुम एक्सपर्ट आदमी हो जामिया के, हैं? तुम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, तुम तो यार तब की खिंचाई करते थे, हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, बताओ जनाब। मैंने यही बोला ना कि लेयर 2 में तो मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन करता है स्विच, लेयर 3 में स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग दोनों होता है, जैसे कि आईपी और वीलैन कम्युनिकेशन होता है, यही डिफरेंस होता है। आप अगर लेयर 3 की बात करेंगे ना, लेयर 3 की अगर बात करेंगे तो आप उतना दूर मत जाइए। आप ये सिर्फ ये कहिए कि अगर कम्युनिकेशन जो होता है अगर आईपी एड्रेस के ऊपर होता है तो वो लेयर 3 कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है जी सर, जी सर, क्लियर। अगर मैक, सर एक सवाल है, अगर मैक एड्रेस पे कम्युनिकेशन हो रही है स्विच में, तो यहाँ पे फिर आईपी क्यों दिया है हमने? आईपी ना देते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी हम देखेंगे आप आईपी क्यों दे रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में आप आईपी डालोगे तो वही कम्युनिकेशन होता है, ये समझ लो आप। लेकिन हम क्यों डालते हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे। जी बोले। सर आईपी शायद पिंग करने के लिए कि करा गया है, आईपी इसलिए डाली गई है कि पिंग करे, मतलब हमें पता चल पाएगी नेटवर्क में, मतलब हमारा ये कम्युनिकेट कर रहा है, एक दूसरे से नहीं कर रहा है शायद। जी चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ। ये तो कम्युनिकेशन हो गया। सर लेट मी वन थिंग। जी बोले। सर लेयर 2 पे हमारा मैक एड्रेस पे डाटा सर्व करता है जी, बट जब हम आर्प से करते हैं वो कौन सा लेयर होता है? वो भी लेयर 2 होता है विदाउट मैक एड्रेस, वो भी लेयर 2 होता है। जी जी जी, तो मैक एड्रेस तो होता ही वहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन था एक बच्चे का कि सर जब यहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जब मैक एड्रेस के ऊपर हो रहा है तो आप आईपी एड्रेस क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हो? तो मैं आपको समझाना चाहूंगा ब्रदर, मैं ये समझाना चाहूंगा आपको। मान लीजिए आप एक छोटा सा बैंक ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है और आप जानते हैं कि जब आप बैंक में जाते हो आप एक स्लिप लेके जाते हो और आप पूछते हो कि भाई मुझे ये बता दो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो आपको वो बंदा जो है ना 2 मिनट में इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन जब आप दूसरे बंदे के पास जाते हो वो भी आपको सेम इंफॉर्मेशन दे देता है, तीसरे के पास जाते हो वो भी सेम इंफॉर्मेशन देता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ब्रदर क्योंकि वो सारे के सारे कंप्यूटर जो है ना एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। वो सारे के सारे कंप्यूटर जो बैंक में जो लोग बैठे होते हैं उनके सारे कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि ये कंप्यूटर जो है आपका सर्वर है और ये सारे कंप्यूटर जो है क्लाइंट है। अब कंडीशन ये है कि ये जो आपके जो लोग जो सारे अकाउंटेंट लोग जो बैठे हैं जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं? तो उनकी कनेक्टिविटी किसी खास कंप्यूटर से तो है ना, तो उनके बीच में अगर आपकी ट्रैफिक जो है ऐसे नेट, आप अपने लैन के अंदर किसी खास कंप्यूटर पे अगर कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो तो वहां पे वो रिक्वेस्ट जो आईपी के बेसिस पे ही जाती है। मेरे ख्याल से आप लोग को आंसर मिल गया होगा। सर मैं कुछ बोलूं क्या? जी बोले। मैं ये कह रहा था कि देखिए क्या होता है, पहले मैक स्विच में राउटिंग टेबल तो होती नहीं है। तो राउटिंग टेबल नहीं होती तो हमें मैक एड्रेस को लर्न तो करना होता है ना। तो लर्न करने के लिए कोई बेसिस तो होना चाहिए ना, ऐसे तो लर्न करेंगे नहीं ना। वो बेसिस जो प्रोवाइड करता है ना वो आईपी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आपको, मेरे ख्याल से। देखिए मैंने किसने क्वेश्चन किया था? फहद ने क्वेश्चन किया था क्या? क्वेश्चन फहद ने किया था कि क्यों हम आईपी एड्रेस देते हैं जब मैक एड्रेस पे लेयर 2 कम्युनिकेट कर रहा है। वो टॉपिक भी आएगी ब्रदर, थोड़ा पेशेंस रखो ना। अभी जो बच्चे ने क्वेश्चन किया उसका आंसर तो देने दो। हाँ फहद ने क्वेश्चन किया था आपने? यस सर। फहद आपको बातें समझ में आई कि अगर मान लो कि हम अपने लैन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे अगर हम ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वहां पे मैक एड्रेस के ऊपर नहीं होगा, वो आईपी एड्रेस वहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, और
और एग्जैक्ट आंसर भी आपको मैं दूंगा, टेंशन न लें। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ओके सर, आ गई। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे मैक एड्रेस स्टोर हो रहे हैं हमारे स्विच में, जी जैसे 192.168.0.2 के कोरस्पॉन्डिंग एक मैक स्टोर हुआ है, बट सर अगर हम नेक्स्ट टाइम इसका आईपी चेंज कर देते हैं 192.168.0.3, बट जी। मैक के अकॉर्डिंग तो फिर से उसको आप रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा। ओके, मतलब वो उस मैक को ढूंढे, उस आईपी को ढूंढे जो हमने बिल्कुल, जी लिखी। जी 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 बिल्कुल। ओके सर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। सर कभी मैक एड्रेस अगर मालूम हो तो क्या पिंग होता है वो? अगर पिंग मैक एड्रेस करूं तो वो सोच के क्वेश्चन निकालते हो यार तुम लोग, हाँ? सोच सोच के, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकालते हो। अरे थोड़ा सा रुको यार, मुझे भी, अगर सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे तो बोर्ड जो है जो काफी लेंथी खिंच जाएगा। थोड़ा रुको, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर खुद से भी निकालने की कोशिश करो। देखिए, अब मैं आपको कल वाली टॉपिक बताना चाह रहा हूँ। कल जो टॉपिक में मैंने OSI मॉडल पढ़ाया था और मैंने जो प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, उस प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करेंगे। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करूंगा। कल जो टॉपिक मैंने कराई थी उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा वेब सर्वर है, इस पे मेरी वेबसाइट है, ठीक है ब्रदर? अरे यार जनाब गौर, क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हो बार बार तुम? तो मैं ये आज जो डिटेल समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरा ये वेब सर्वर है जो कि मुंबई में है और मैं उसको दिल्ली में एक्सेस करने वाला हूँ। लेकिन अब ये कैसे एक्सेस होगा उसको हम समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। तो इस कंप्यूटर की आईपी क्या है? इस कंप्यूटर की आईपी है 192.168.1.3। चलिए इस सिस्टम पे जाते हैं और इस सिस्टम पे जाने के बाद मैं ब्राउजर ओपन करूंगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं लिखूंगा http:/, और जिस आईपी के ऊपर मेरा वेब ब्राउजर चल रहा है उसकी आईपी। और ये देखिए मेरा वेबसाइट, मेरी छोटी सी वेबसाइट खुल चुकी है। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या इवेंट हुआ उसको समझने की जरूरत है। बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है। तुम्हारा नेटवर्क की प्रॉब्लम, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं ब्रदर। चले, बैकग्राउंड में क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। चले, मैं इस सिस्टम पे गया और जाने के बाद मैंने लिखा http:/, और उस वाले कंप्यूटर की आईपी 1.3। तो मैं जैसे इंटरफेस करूंगा तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने रोक रखा है और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने HTTP लिखा है और आपको पता है कि HTTP जो प्रोटोकॉल है वो TCP के अंदर आता है। तो जैसे ही आप इस पैकेट को खोलेंगे तो इसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। तो देखिए यहाँ पे, तो फिलहाल मैं कल की टॉपिक प्रोटोकॉल समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने HTTP लिखा है और HTTP प्रोटोकॉल जो होता है TCP के अंदर आता है। तो आपके देखिए, आपके सिस्टम ने एक पोर्ट जनरेट किया है जो सोर्स पोर्ट है 1027। क्योंकि आपने HTTP लिखा है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 80 है। लेकिन कल मैंने आपको टॉपिक जो डिस्कशन किया था कि सबसे पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए TCP क्या करता है? TCP जो SYN पैकेट भेजता है, क्या आपको दिख रहा है? कल जो टॉपिक हमने डिस्कशन की थी उसमें ये बताया था कि TCP जो है, TCP का जो फर्स्ट पैकेट होता है जिसको हम SYN बोलते हैं, सिंक्रोनाइज बोलते हैं, वो भेजा जाता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ। इसलिए भेजा जाता है, वो भेजा जाता है कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए डेटा भेजने से पहले। तो देखिए आपका SYN पैकेट जा रहा है, ये SYN पैकेट गया
और ये राउटर के पास गया, राउटर से मुंबई के राउटर के पास पहुंचा, फिर वहां से वो स्विच की तरफ आया और इस तरह से 1.3 के ऊपर आ गया। अब क्लाइंट के तरफ से सिन पैकेट भेजा जा चुका है। अब सर्वर क्या करेगा? सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा सिन-एक्क से। तो चलिए पैकेट को खोल के देखते हैं। और इसने क्या किया है, इसने देखिए सिन-एक्क भेजा है, ये सिन-एक्क भेजा है। मतलब ये है कि टीसीपी अभी थ्री वे हैंडशेक नहीं किया है, थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए ये सिन-एक्क चल रहा है, सर्वर की तरफ से सिन-एक्क भेजा जा रहा है और ये गया स्विच की तरफ, स्विच से गया राउटर की तरफ, राउटर से राउटर की तरफ, राउटर से स्विच की तरफ, और जिसने रिक्वेस्ट किया था उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब कंडीशन ब्रदर ये है कि आपके क्लाइंट ने सिन भेज दिया, सर्वर ने सिन-एक्क भेज दिया। अब आपका ये क्लाइंट पीसी क्या करने वाला है? अब ये जो है उस पहले इसने सिन भेजा, सर्वर ने सिन-एक्क भेजा, अब जो क्लाइंट पीसी आपका है वो भेजने वाला है प्रदीप, एक्नॉलेजमेंट। प्रदीप आपका फर्स्ट क्लास आ जाए प्रदीप। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका क्लाइंट पीसी है वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी भेजेगा और साथ में पुश भी करेगा। पुश मतलब डेटा भेजना। जी प्रदीप, आज आपका फर्स्ट क्लास है, आप वॉइस नहीं आ रही है आपको? चलिए ठीक है, थोड़ी देर के बाद बात करते हैं आपसे। तो मैंने कहा कि क्लाइंट की तरफ से एक्क भेजा जाएगा और साथ में पुश भेजा जाएगा। चलिए ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये टीसीपी के अंदर आप देखिए ये एक्क भेजा जा रहा है और साथ में पुश भी भेजा जा रहा है, मतलब डेटा फॉरवर्ड किया जा रहा है। और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जो है स्विच की तरफ जाएगी, देन राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर से राउटर की तरफ भेजा जाएगा, राउटर से स्विच की तरफ भेजा जाएगा। ये बातें उन बच्चों को ज्यादा समझ में आ रही होगी जो पिछले क्लास में अटेंड किए, और अगर किसी को ना समझ में आए तो कोशिश की समझने की, फिर आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। और फिर ये स्विच की तरफ भेजा जाएगा और स्विच से सर्वर की तरफ भेजा जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि अब सर्वर क्या जवाब देने वाला। अभी तक देखिए वेबसाइट खुली नहीं है, देखिए आपके सामने है वेबसाइट। जब तक वो पूरा प्रोसेस जो कल मैंने समझाया था वो अगर जब तक पूरा नहीं होगा तो वह वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो ये अभी मैंने इसको रोक रखा है। अब चल के देखते हैं कि हमारे इस पीसी ने क्या भेजना इंफॉर्मेशन है। तो देखिए अब पुश, अब सर्वर की तरफ से पुश जा रहा है। अब बात को समझिए, अगर सर्वर की तरफ से पुश जाने का क्या मतलब होता है? सर्वर के तरफ से पुश जाने का मतलब है कि अब वेबसाइट डाउनलोड होने वाली है क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। अब आप देखिए गौर से, ये चला वेबसाइट आपका खुलने के लिए, स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया गया, राउटर के पास गया, राउटर से राउटर के पास गया, राउटर से स्विच की तरफ गया, और अभी तक वे वेबसाइट नहीं खुली है। लेकिन जैसे ही ये पैकेट जो स्विच के पास आया है, जैसे ही ये क्लाइंट के पास आएगा और वेबसाइट खुल जाएगी। और यूं देखे वेबसाइट खुल चुकी है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी ब्रदर आप सभी को। जी बताएं। हेलो सर, एक बार एक्सप्लेन करना। जी बोले सर। किसी भी वेबसाइट के लिए ये सारी प्रोसेस होती होगी? बिल्कुल ये प्रोसेस होता है, बिल्कुल ये किसी प्रोसेस वेबसाइट जी। हाँ, ये जरूर है कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये पूरा प्रोसेस चलता है। जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन था जो बोले जी। सर ये सर जो क्लाइंट जो मैं था, जो इसने पुश और एक्नॉलेजमेंट दो मतलब रिक्वेस्ट भेजी थी, तो हाँ, तो ये पुश में सर इसने क्या भेजा था? क्योंकि उसने तो पुश में अपना डेटा भेज दिया सर जो जी, उसके वेब सर्वर पे था, तो जी। इसने अपने सर पुश में क्या भेजा था? इसने पुश में अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी। ओके, कि मुझे डाटा चाहिए। रिक्वेस्ट भेजी थी, बिल्कुल एक ओके स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी थी। ओके लेकिन जो ओके एक्चुअल जो डेटा आना है, जो एक्चुअल जो हाँ डेटा आना वो सर्वर की तरफ से आना है। तो जब सर्वर जब पुश किया तो वेबसाइट क्या खुल गई। ये अब सर मुझे ये देखना है कि ठीक है वेबसाइट मतलब सारा काम तो हो चुका है,
अब जब सारा काम हो चुका है, अरे यार मोहम्मद हफीज बताइए, क्लास एंड होने वाला है तो आप कनेक्ट हो रहे हो। अब मुझे देखना ये है कि इसके अंदर और क्या इंफॉर्मेशन है। अब गौर से देखें, मैंने क्या कल डिस्कशन किया था कि जब सारा काम फिनिश हो चुका होता है तो फिर कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है, और कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए क्या सेंड किया जाता है, बताओ। फिन प्लस तो देखो ये फिन जा रहा है, फिनिश एक्नॉलेजमेंट। जी 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 जी, बात समझ गए आप लोग। यस सर। तो कल जो मैंने आपको प्रोटोकॉल समझाया था, उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे मैंने आपको लैब भी करके दिखा दिया है कि किस किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है क्या क्या कहाँ पे ऐड होती है। सर जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है सर जी, तो तीन पुश जो जाता है एट अ टाइम, तो उसका एक्नॉलेजमेंट सिंगल नहीं देखिए वो तो मैंने समझाने के लिए मैंने बताया ना आपको, बट बैकग्राउंड के अंदर जो है और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैं हर चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, बट कल आपने बताया था सर। हाँ एग्जैक्टली, वो मैं ये कह रहा था कि जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, जब डेटा को डिलीवर होता है, जब डेटा क्लाइंट की तरफ से फॉरवर्ड किया था, अब देखिए है क्या कि यहाँ पे मैं शो नहीं कर पाऊंगा ना, यहाँ पे मैं एक्चुअल वेबसाइट तो खोला नहीं मैंने, और जब एक्चुअल वेबसाइट में अगर खोलूंगा तो उसके अंदर पैकेट को कैप्चर करके तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं उसको एटलीस्ट 80% पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्त, ठीक है मोहम्मद अली जी सर, जी ठीक है। क्लियर। तो आज हम लोग ये टॉपिक इतना ही रखें। यस सर। तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन करना है यहाँ पे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पीपीटी भेज देगा प्लीज। अरे यार तुमको वीडियो भेज रहा हूँ पूरा। आप सबों को मैं कहूंगा कि ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल से इंटरनेट मेरे यूट्यूब चैनल पे है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हो चुका है। वीडियो भेज दीजिएगा सर। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बिलाल साहब बोले बिलाल साहब। हेलो सर क्वेश्चन ये था कि जब हमने सोर्स डेस्टिनेशन का हमें पोर्ट एचटीटीपी के थ्रू हम कुछ चीज सेंड कर रहे हैं तो उसके 80 क्यों नहीं आया पोर्ट सोर्स से, जब हम सोर्स से कोई चीज सेंड करें एचटीटीपी के थ्रू प्रोटोकॉल के थ्रू तो उसकी पोर्ट 80 क्यों नहीं आ रही। मतलब हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं एचटीटीपी के द्वारा तो आप कह रहे हैं कि पोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। बिलाल एक बार फिर से क्वेश्चन कर दो। सर अगर हम कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जी हम सोर्स से कोई चीज भेज रहे हैं तो उसकी पोर्ट हमें 80 क्यों नहीं मिल रही जबकि हमारे पास डेस्टिनेशन पे पोर्ट 80 मिल रही है। तो मैंने तो दिखाया था ना, डेस्टिनेशन पोर्ट तो मैंने दिखाई आपको है। सर इनका कहना ये है कि सोर्स जो है हमारा सोर्स पे पोर्ट 80 क्यों नहीं मिल रहा है, डेस्टिनेशन पे 80 मिल रहा है। नहीं अगर ये अच्छा हो सकता है यार, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी जो है ना क्लियर नहीं मिल पा रही थी इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा था। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आप जब भी किसी कंप्यूटर पे लिखते हो http://yahoo.com तो वो सोर्स नहीं होता, वो डेस्टिनेशन होता है ब्रदर। अब बात समझो, अगर आप किसी कंप्यूटर पे लिखते हो http://yahoo.com तो आप डेस्टिनेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए डेस्टिनेशन के अंदर पोर्ट 80 था और सोर्स पोर्ट आपके सिस्टम का वहां पे ऑलरेडी था। आंसर मिल गया, आंसर मिला आपको? जी सर मिल गया जी। और किसी बच्चों को सर ये जो फिन भेजा है फिनिश ये खुद ब खुद जनरेट होगा या हम कुछ करेंगे? नहीं आप कुछ भी नहीं करते, ऑटो जनरेट होता है। ऑटो जनरेट होता है। जी सर हम अगर काम कर रहे हो, मतलब कोई चीज सर्च कर रहे हो, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आप सबों को कि जब आप नेटवर्क पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो तो आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है और क्या क्या आ रही है, तभी उसी के बेसिस पर आप ट्रबल शूटिंग कर पाओगे। प्रदीप लास्ट क्वेश्चन जी बोले। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन, ये फिन एक्नॉलेजमेंट लास्ट होगा ना, लास्ट पैकेट होगा ना? बिल्कुल, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए करते हैं। हाँ
सर अगर हम काम कर रहे हो तो मतलब कि हमारा काम पूरा ना हो तो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा, तो मतलब कि इसका कोई टाइम होता है या क्या होता है इसका? हाँ हाँ, थोड़ा सा और अपने से थोड़ा सा इंटरेस्ट से ढूंढने की कोशिश करो। और चलो अब मुझे परेशान ना करो, बहुत क्वेश्चन हो चुका आपके पास। मैं एक ही आदमी क्वेश्चन कर रहा ना, एक ही आदमी। जी जी बोले। सर ये जो आर पर भेज रहे हैं वायर, अगर हम वायरलेस कोई लैपटॉप कनेक्टेड है जी नेट से, तो उसमें तो ऐसा शो नहीं, टेबल वगैरह नहीं क्रिएट होता ना? देखिए इंफॉर्मेशन तो हर जगह जनरेट होती है। आपके वायरलेस टॉपिक भी आएगा तो उस वक्त हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन कर रहा था आप सबों से, किस बच्चे को बातें समझ में नहीं आई है? आज की बात कर रहा हूँ मैं। सर जो नए आज बच्चे की हैं। बात मेरे को सब, हाँ सर। जी अजीत आपका फर्स्ट क्लास आ जाए। या एक्चुअली तभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जी कल की बोले। क्लास नहीं अटेंड की तो मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अच्छा ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल और कहाँ पे प्रॉब्लम आपको है? मेरा डाउट है कि मुंबई सर्वर है अपना, जहाँ से हमने एक सोर्स से डेस्टिनेशन दिल्ली के लिए जो डाटा सेंड किया है, जी यहाँ से हमने फर्स्ट टाइम पुश किया, यू नो राइट, एक्नॉलेज। जी पुश करने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, उसने पुश एक्नॉलेज किया। देखिए ये वाला जो वीडियो है ना, पूरा देखने के समझ में आ जाएगा आपको। ओके सर, मेरे को फर्स्ट डे का भी एक बार भेज देंगे तो मेरे को सारा समझ आ जाएगा। जी जरूर जरूर, मैं ये आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, समझ गए, वहां से निकाल लेना आप। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। और कोई जो बच्चे जो बिल्कुल नए हो, उनको बातें समझ में शायद नहीं आई हो, ऐसे कोई बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ सर ठीक है, हम समझ गया। समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अब हम चलो सर, ये सिस्टम सर ये VLAN है ना? VLAN सिस्टम है ना? VLAN जो है ब्रदर, स्विच में हाथ में बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो ना। हाँ, ये VLAN नहीं है। VLAN नहीं है मतलब? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये VLAN है ही नहीं। हाँ अच्छा। देखो अभी क्या है ब्रदर, क्योंकि CCNA के अंदर जो बेसिकली हम लोग जो स्टडी करते हैं ना, वो राउटर और स्विच के बारे में करते हैं, ठीक है। लेकिन राउटर और स्विच को, आपका जो VLAN का जो पोर्शन है वो स्विच की तरह आता है, लेकिन राउटर और स्विच को समझने से पहले हमें बेसिक जानकारी तो आनी चाहिए ना। ओके सर। तो अभी फिलहाल ना मैं राउटर पढ़ा रहा हूँ ना स्विच पढ़ा रहा हूँ, अभी हम उनकी बेसिक पढ़ रहे हैं। जब हमें पूरी बेसिक समझ में आ जाएगी तब हम जाकर के आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलो हम? 10 o'clock। जी बोले। क्या है सर तुम्हारा टॉपिक क्या है? तुम्हारा टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। अभी तो उसमें बहुत सारी चीजें है ना, प्रोटोकॉल और भी समझाऊंगा मैं, कैसे पैकेट फ्लो कैसे होता है। अब जैसे किसी ने बंदे ने कहा था कि मेरा डेटा जो दिल्ली से मुंबई कैसे जाएगा, किसी ने कहा कि सर ये ARP जो होता है वो लैन में ही काम करता है, तो वो सारी चीज तो क्लियर कर दी ना मुझे। पैकेट फ्लो कर पड़ेंगे, पैकेट फ्लो। जी पैकेट फ्लो होता है कि बाय यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सर जी सर ARP ये राउटेड प्रोटोकॉल हुआ भी नहीं? ARP लेयर 2 प्रोटोकॉल हो ब्रदर। राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपका है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आपका वो रिप है, EIGRP OS पे है। लेयर 3 राउटेड प्रोटोकॉल सर। राउटेड प्रोटोकॉल जो IP है IPX है, एप्पल टॉक है। वो पूछ रहे हैं कि ARP सर, ARP नहीं, ARP मैं बता चुका ना, वहां नहीं आता, उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो आज रवि रंजन। हाँ सर। कैसी जॉब चल रही है आपकी? ठीक है सर। अभी एस्टिल में आप हो ना? नहीं विप्रो में। अच्छा विप्रो में, वेरी गुड। तो आज आपको मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी सर। जी ये तो आप पहले से एक्सपर्ट हैं। पता नहीं चलता है ना। अच्छा आज जो टॉपिक मैंने समझाई वो आपको समझ में आई बातें? बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ चीजें रहती है जो सवाल मतलब बोलो। मैं बहुत चलती रहती है। अभी नहीं जो देखो, अगर क्वेश्चन के लिए तो आप 100 क्वेश्चन दाग दोगे ना, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। इसमें सर देखिए, लेयर 2 अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इथरनेट बेस्ड हो रहा है ना कम्युनिकेशन। देखो ऐसा करो रवि रंजन, कल जो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो कल की बात क्वेश्चन करना, ठीक है? हाँ क्योंकि देखो सुनो मेरी बात।
मेरी बात सुनो। अभी देखो क्या होगा कि जब देखो मैं तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब तुम डेटा डिलीवर करोगे ना दिल्ली से, इस वाले दिल्ली से जब डेटा सर चलेगा, हमको वहां तक जाना नहीं है, दिल्ली से मुंबई। अभी हमको तो एक इस कंप्यूटर कंप्यूटर का ही कम्युनिकेशन है। तो कंप्यूटर तक तो मैंने बता दिया ना आपको। 2 कंप्यूटर का कम्युनिकेशन है ना बस, वो तो अबे गधे इंसान को बता तो दिया मैंने पहले से। इथरनेट पे ही हो रहा है ना वो तो। हाँ, वो मैक एड्रेस के ऊपर हो रहा है कम्युनिकेशन। हाँ, अब मैक कल जो एड्रेस के ऊपर हो रहा है। मैक एड्रेस में सर यहाँ पे मैक एड्रेस और आईपी का दोनों, मतलब इसमें आईपी क्या है, आईपी बस न्यूट्रल है। कम्युनिकेशन तो मैक एड्रेस पे हो रहा है, तो आईपी क्या है, आईपी न्यूट्रल है यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ ब्रदर कि देखो मैं यही कह रहा हूँ कि कल के बाद क्वेश्चन करना, क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि जब आपका डेटा दिल्ली से एक तो मैंने आंसर आपको दे दिया कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि सर्वर और क्लाइंट चाहते हैं, तो वहां पे अगर आपको एक ट्रैफिक जो किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर तक लेके जानी है तो वहां पे हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कल का जो हम लैब समझाएंगे ना, तो कल आपको पूरी बातें समझाएंगे। ओके ठीक है। ओके। मैं बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा है कि सर, ओके सर जी ठीक है। सिस्टम का ये पोर्ट्स रहते हैं ना, लैन पोर्ट जो कम्युनिकेशन रहता है करता है कि आईपी एड्रेस से, इसलिए आईपी एड्रेस चाहिए। जी ठीक है। कल आप क्वेश्चन लिखो। आईपी एड्रेस क्या करने के लिए आप क्वेश्चन। हेलो जी बोले, कौन बोल रहे हैं? सर सादाब बोले। करूं क्या सर? बको। अच्छा, एआरपी को राउटिंग या राउटेड प्रोटोकॉल के कैटेगरी में क्यों नहीं लेते हैं? तुम बेटा जो है ना बहुत दबा दबा के क्वेश्चन लेके आते हो हैं? देखो ये जो जहाँ पे रूट एक्सचेंज करने की बारी आएगी ना, जहाँ पे रूट को एक्सचेंज करने की बारी आएगी, जैसे हम चाहते हैं कि मेरे दिल्ली के नेटवर्क के अंदर जो है एक 192.168.0.0 चल रहा है और मुंबई के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.1.0। चलो मेरी बात सुन लो पहले। तो मैं ये कह रहा था सर, ये मेरा हंसी नहीं था, ये कोई और भाई थे वो हंस रहे थे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे ही हंसते हो। मैं ये कह रहा था कि जब रूट को एक्सचेंज करने की बारी आएगी ना, आप अगर ये चाहते हो देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन हुआ जा रहा है। मैं ये समझाना चाहूंगा आपको कि अगर ये वाला राउटर अगर चाहेगा इस वाले इंटरफेस से कम्युनिकेशन करना तो कर लेगा ना। शदाब यस सर सुन रहा हूँ। क्यों करेगा? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क का है। एक मिनट रुक जाइए। हेलो कौन बोल रहे हैं? सनी कितने बजे? ओहो 12 o'clock। इंग्लिश और हिंदी? Okay, I will inform you. But brother, today I have some urgent work. Okay, today I have some urgent work, so maybe possible that I will not able to take class today. Okay, tomorrow morning I will take class. No problem. I will send you today. I will send you today, brother. I will send you. Okay. हाँ तो यार ये क्वेश्चन जो है ना लिख के रखो। मैं अभी मेरा टाइम हो गया, मेरा 12 बजे नेक्स्ट क्लास है। इस वीडियो को मैं सेव भी करूंगा, काफी लंबा हो जाएगा। जी सर कल क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ जी सर, मेरा बस कंफ्यूजन है, हालांकि मुझे हल्का फुल्का पता है, बस यस या नो आप बोल दीजिए। क्या यस या नो? बोलो ना। जैसे मैं इसको इस कैटेगरी में शायद इसलिए नहीं लेते कि वो मैक एड्रेस को फैच करता है ना भाई। एआरपी का एक स्पेसिफिक काम है। एआरपी का स्पेसिफिक मैक एड्रेस पे वर्क करता है, इस वजह से। नहीं, एआरपी का स्पेसिफिक काम ये है कि अगर किसी कंप्यूटर का, किसी सोर्स कंप्यूटर को अगर किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस ना पता हो तो वो मालूम करने के लिए जी सर, हाँ इसी वजह से उसको राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है रूट को एक्सचेंज करना। अगर दिल्ली का जो रूट है जब तक मुंबई नहीं जाएगा तो वो सारी चीज, मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो एक बात नहीं हो पाएगा। मैं ये कर रहा हूँ। हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। हेलो सर एक छोटा सा सवाल है। कौन बोल रहे हैं सर? नहीं सर, मैं अम्बरीश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? अम्बरीश। बोले।
सर मैंने आज तो नया ज्वाइन किया हूँ, जी तो आप मैं पूछ रहा हूँ, एक क्लास कहाँ से शुरू हुआ है? देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास जो है आईपी एड्रेस पढ़ाया था। आईपी एड्रेस के बाद मैंने सबनेटिंग कराई थी क्लास 3 की, फिर मैंने क्लास बी की सबनेटिंग कराई। और अगर आपको कुछ देखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, और यूट्यूब चैनल पे आपको आईपी एड्रेस का वीडियो मिल जाएगा, आपको सबनेटिंग का वीडियो मिल जाएगा, आपको क्लास सी और क्लास बी सबनेटिंग का वीडियो मिल जाएगा, आपको ओएसआई मॉडल का वीडियो मिल जाएगा, आपको प्रोटोकॉल का वीडियो। इतनी क्लासेस मैंने ऑलरेडी ली है, 4 सर क्लास ली है OSI जी। ओएसआई और मॉडल देखिए, मैं और क्या है? बताता हूँ। आईपी एड्रेस हो गया आपका, हाँ वो दूसरा लिखा है। हाँ, सबनेटिंग हो गया, सबनेटिंग, और क्लास बी, तीसरा जो है क्लास सी एंड क्लास बी सबनेटिंग, थर्ड। हाँ उसके बाद OSI ओएसआई मॉडल और उसका प्रोटोकॉल। ये मैंने लगभग 7 टॉपिक क्लियर किए, 7 और 8। तो ये वीडियो आप वहां से डाउनलोड कर लें। 4 क्लास हो चुका है। जी 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 हाँ। जी, ठीक है। तो चले, अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आप फिलहाल आस्ते आस्ते नहीं, पढ़िए, नहीं। एक नया बैच स्टार्ट होगा तो हाँ। उसके अंदर हमको डाल देंगे, ठीक है। सर ये क्लास पूरा कंप्लीट होने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलेगा मिलेगा सर? मिलेगा 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 बंधु, हाँ। मिलेगा। और हम सबको कोई एग्जाम देना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ये आपको ट्रेनिंग का जो है मिल जाएगा। हाँ ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ।